हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख रहे हैं लगातार मिडावल हिस्ट्री क्लासेस। आज जो बात करेंगे वे विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे। पार्ट 3 लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंशों के बारे में, प्रमुख शासकों के बारे में। तो पहली क्लास में मैं लिस्ट दे दिया था क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि संगम वंश की बातें हम कर चुके हैं, जिनका समय काल 1336 से 1485 तक रहा है। हरिहर और बुक्का ने इनके संस्थापक देखने को मिला, और हरिहर जो संस्थापक थे, बुक्का इनका साथ दिए थे। विरूपाक्ष अंतिम शासक थे। वहीं पर हम बात किए थे सालू वंश की, और सालू वंश में विरूपाक्ष की हत्या करके सालू नरसिंह क्या बनते हैं, यहाँ के प्रथम शासक बनते हैं। और इमाड़ी नरसिंह क्या होते हैं, इनके अंतिम शासक। और इसी अंतिम शासक इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर वीर नरसिंह क्या बनते हैं, यहाँ के शासक बनते हैं तुलु वंश के 1505 से 1570 तक। और इनका अंतिम शासक कौन है, सदाशिव राय। और चौथे और अंतिम आर्विडो वंश, जिनकी जो है संस्थापक तिरुमल थे, और रंग तृतीय इनके अंतिम शासक। ठीक है, तो अभी फिलहाल ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है। थोड़ा सा बात करेंगे तुलु वंश की, और आर्विडो वंश की तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा है, 15-20 मिनट का टॉपिक है, फिर उसके बाद हम प्रशासन व्यवस्था में चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करेंगे किस पर, तुलु वंश की। तुलु वंश जिनका समय काल टाइमलाइन 1505 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी तक चलता है। इनमें प्रमुख शासक कौन कौन से हुए भाई। प्रमुख शासक के रूप में एक तो फर्स्ट वीर नरसिंह की बात करेंगे। किसकी, वीर नरसिंह, जिनका समय काल 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक रहा है। वहीं पर दूसरे नंबर पर कृष्ण देव राय की बात करेंगे। कृष्ण देव राय, जिनका समय काल 1509 से लेकर 1529 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तब तक इनका समय काल रहा है। वहीं पर थर्ड नंबर में अच्युत देवराय, जो इनका कृष्ण देवराय का क्या था भाई, हम बात करेंगे कृष्ण देवराय का क्या था, चचेरा उसका भाई था। ठीक है, जिनका समय काल 1529 से लेकर 1542 तक देखने को मिलता है। वहीं पर चौथे नंबर की बात करेंगे विन कावा 1542 ईस्वी। पांचवें और अंतिम नंबर में सदाशिव राय, क्या है, सदाशिव राय। पंद्रह सौ 1542 ईस्वी से लेकर 1570।
ये यहाँ के प्रथम शासक थे। इस वंश के प्रथम शासक के रूप में ये जाने जाते हैं। और वहीं पर अंतिम शासक कौन है? सदाशिव। अंतिम शासक कौन है भाई साहब? सदाशिव। इनकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो देखेंगे वो तो पढ़ने वाले कृष्णदेवराय तो पढ़ेंगे ही, वीर नरसिंह पढ़ेंगे, कृष्णदेवराय पढ़ेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे सदाशिव। ठीक है, ये तीन ही लोगों की बातें करेंगे। बाकी जो है दो की जो है कोई मायने नहीं रखता, न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, और न ही कोई इतिहासकार इनके संबंध में कोई जानकारी ज़्यादा दी है। ठीक है, और ज़्यादातर जानकारी कृष्णदेवराय के बारे में मिलती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे किसकी? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह। वीर नरसिंह जिनका समय काल 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक ये रहे हैं। इनके बारे में भी ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे। इनके बारे में बस थोड़ी थोड़ी जानकारी है। ये है कि ये तुलु वंश का संस्थापक है। पहली बात, तुलु वंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक क्या है? प्रथम शासक है। दूसरी बात, इन्होंने उपाधि धारण की थी, और उस उपाधि का नाम है भुजबल। भुजबल नामक उपाधि इन्होंने धारण की है। ठीक है, किस? भुजबल नामक उपाधि इन्होंने धारण की है। चलिए, इनके अगर कार्य की बात करें तो इन्होंने विवाह कर समाप्त किया था। ये विवाह कर क्या किए थे भाई? समाप्त करने वाले शासक हैं, समाप्त किया था। और इनके समय पुर्तगाली गवर्नर थे अल्मोड़ा, उनसे अच्छे संबंध थे। पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा, इस पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से अच्छे संबंध थे। अच्छे क्या थे भाई साहब? संबंध ये रखते थे। ठीक है, और इसी पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से इन्होंने क्या किया था? ठीक है, ये घोड़ा खरीदे थे। क्या खरीदे थे? घोड़ा खरीदे थे। इतनी ही जानकारी मिलती है वीर नरसिंह की। ठीक है, उससे ज़्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करेंगे कृष्णदेवराय के बारे में। आगे की बात किस बारे में करेंगे भाई? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक इनकी मृत्यु हुई थी 1500 ईस्वी में, और यहाँ तक इनका शासनकाल रहा है। चलिए, क्या कहानी है इनके बारे में, क्या बातें हैं वो देख लेते हैं। पहली बात तो इनकी जो है प्रॉपर परिचय देख लेते हैं। परिचय, पहली बात, इसको विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक कहा गया है। पहली बात ये क्या है भाई साहब? विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है, सिर्फ तुलु वंश का नहीं है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक है। प्रतापी शासक कहा गया है इनको। ठीक है, पहली बातें। दूसरी बातें, इनका उल्लेख आपको कहाँ देखने को मिलता है? इनका उल्लेख बाबरनामा में। कहाँ पर? बाबरनामा। और बाबरनामा जो तुजुक ए बाबरी कहला जाता है। बाबरनामा की बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी,
बाबर नामा को तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। और इस बाबर नाम कृष्ण देव राय को क्या बताया है, एक महान शासक बनाया। कृष्ण देव राय को एक शक्तिशाली एवं महान शासक बताया है। ठीक है, कहा जाता है कि देखिए जिस समय की बात करें, जिस समय कृष्णदेव राय थे कहाँ पर, जो विजयनगर साम्राज्य में, तो कृष्णदेव राय जहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में थे, विजयनगर पर क्या था, विजयनगर, यहाँ पर कृष्णदेव राय थे। उसी समय मध्य भारत में बाबर इसी समय कदम रखे थे। ठीक है, क्या किए थे, बाबर मध्य भारत में कदम रखे थे। और जब इन्होंने भारत पर आक्रमण की, इसकी चर्चा मुगल काल में हम करेंगे अच्छे से बाबर के बारे में। भारत पर उन्होंने जब आक्रमण किए तो देखा कि भारत तो खैर छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, कहीं विजयनगर साम्राज्य चल रहा था, कहीं बहमनी साम्राज्य चल रहा था। बहमनी में आप देखेंगे 5 जो है राज्य देखने को मिलता है। ठीक है, 5 जो राज्य थे बहमनी, जैसे 5 यहाँ 4 वंश है ना। आप देखिए विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश थे भाई, 4 वंश पढ़े, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविडू वंश। तो उसी प्रकार बहमनी भी क्या है, 5 राज्यों में बटा हुआ था, 5 अलग अलग जो है क्षेत्रों में बटा हुआ था। ठीक है, तो कहा जाता है कि जब बाबर आए यहाँ पर, तो बाबर ने देखा कि यहाँ का सबसे जो प्रतापी शासक एक ही व्यक्ति नजर आता है, वो कौन है, वो कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय इस समय के सबसे प्रतापी शासक, महान शासक कहलाए। ठीक है, विजयनगर यानी दक्षिण के जितने भी शासक हैं उनमें से जो कृष्णदेव राय है वो सबसे प्रतापी शासक है। ऐसा किसने कहा है, ऐसा बाबर ने कहा है। और अपनी आत्मकथा बाबरनामा या जिसे तुजुक ए बाबरी कहा जाता है, उसमें ये इन्होंने क्या किया है, लिपिबद्ध किया है, इनकी बातों का वर्णन किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, कृष्णदेव राय के समकालीन कौन है, बाबर कृष्णदेव राय के समकालीन है। ये भी याद रखिए, बाबर क्या है भाई साहब, कृष्णदेव राय के क्या है, समकालीन थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कृष्णदेव राय के समकालीन कौन थे, बाबर थे। चलिए, इनको उपाधि देखने को मिली। इनकी उपाधि क्या की थी भी, आंध्र भोज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है, साथ ही साथ अभिनव भोज की उपाधि, अभिनव भोज की उपाधि इनको प्राप्त थी। ठीक है, आंध्र भोज और अभिनव भोज इनको क्या कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य की अगर चर्चा करें, साहित्य की क्षेत्रों की हम चर्चा करें तो देखिए, एक तो इनकी रचना है, रचना खुद की किसकी भाई, किसकी रचना की बात कर रहा हूं, इनकी खुद की रचना कृष्णदेव राय की खुद की रचना, जिसको कहा जाता है अमृत मालदिया। ठीक है, क्या कहा जाता है, अमुक्त माल्यद। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जैसे मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति का वर्णन मिलता है, उसी प्रकार अमुक्त मालदिया में भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। यह अमुक्त मालदिया में राजा और प्रजा के बीच संबंध को विस्तार से बताया है। ठीक है, इसके बारे में अगर कहा जाए, एक और पहले लिख लेते हैं, एक और जो है जामवती कल्याणम। क्या है, जामवती कल्याणम। इस अमुक्त मालदिया जो है तेलुगु भाषा में लिखी गई थी, तेलुगु, और जो जामवती कल्याणम है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है।
किसमें? संस्कृत भाषा में लिखी ये रचना है और ये तेलुगु भाषा में लिखी। तो तेलुगु भाषा में अमूर्त मालवीय लिखी, जामवती कल्याणम संस्कृत भाषा में लिखी। अगर मैं बात करूं जामवती कल्याणम की, सॉरी अमुक्त मालदम, ठीक है, चलिए अमुक्त मालद्यम के बारे में कहा जाता है कि ये मौर्य काल में देखने को मिलता है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तरह राजनीतिक का वर्णन, राजनीतिक विषयों पर वर्णन मिलता है। राजनीतिक विषयों पर क्या है? वर्णन मिलता है। इनके जैसी है अमुक्त मालवीय। और यहाँ पर शासक या राजा और जनता के बीच संबंध, राजा और जनता के बीच संबंध का उल्लेख मिलता है, संबंध का चर्चा मिलता है, संबंध के उल्लेख या संबंध की जानकारी मिलती है। ठीक है, अमुक्त मालवीय कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह राजनीतिक विषयों पर ये प्रकाश डालता है। राजनीतिक विषयों पर वर्णन देखने को मिलता है, जहाँ पर राजा और जनता के बीच हुए संबंध, इनके बीच क्या रिलेशनशिप है, जनता और राजा किस प्रकार से ये जो है कोऑर्डिनेट करके रहते थे, किस प्रकार से राजा जनता के बीच जाते थे, किस प्रकार से दोनों जो है राजा और जनता मिलकर इस राज्य को चलाते थे, ऐसी इसकी जानकारी या इसके उल्लेख अमुक्त मालवीय में मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये है अमुक्त मालवीय। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था भाई साहब, साथ ही साथ अगर आप, ये अलग है ना, ये अलग चीज़ें हैं, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। ये कृष्णदेवराय से संबंधित बातें हैं। जितनी बातें हैं ये कृष्णदेवराय से संबंधित बातें हैं। अगर अन्य की बात करूं नेक्स्ट, ठीक है, साहित्य के रूप में और भी बहुत सारी चीज़ों देखने को मिलती है। इनके दरबार में क्या रहते थे? अष्ट दिग्गज रहते थे। क्या रहते थे भाई? अष्ट दिग्गज रहते थे। दिग्गज रहते थे। अष्ट दिग्गज का मतलब है 8, ठीक है, 8 भाषाओं, तेलुगु के जो है 8 विद्वान या 8 कवि, इसको हम क्या बोलते हैं? तेलुगु के 8 विद्वान या 8 कवि को हम क्या बोलते हैं? अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। जैसे हम देखें चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 9 रत्न आए थे। ठीक है, हमने जो गुप्त पाल पढ़े थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्या देखे थे भाई? 9 रत्नों का वर्णन मिलता है। ठीक है, किसका? 9 रत्नों का वर्णन मिलता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है कृष्णदेवराय के समय इनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, अष्ट दिग्गज पधारे थे। अष्ट दिग्गज कहने का मतलब है तेलुगु के 8 दिग्गज या तेलुगु के 8 विद्वान या तेलुगु के 8 कवि को हम किस नाम से जानते हैं? अष्ट दिग्गज के नाम से जानते हैं। चलिए, 8 कवि में 2 कवि का ही नाम सामने आया है और 2 कवि जो है क्या है देखने को मिला है फेमस। एक है अलसी पेडन्ना। क्या है? अलसी पेडन्ना। और एक तेनालीराम। क्या है? तेनालीराम। अलसी पेडन्ना और क्या है? तेनालीराम। अलसी पेडन्ना की एक रचना है जिसको कहा गया है हरि कथा नामक इन्होंने रचना लिखी है। और एक और लिखा है जिसको मधु चरित्र कहा गया है। मधु चरित्र इनकी रचना है। अलसी पेडन्ना की रचना है मधु चरित्र और हरि कथा। वहीं पर तेनालीराम का एक कथा है जिसको कहा है, एक रचना है, ठीक है, जिसको
पांडुरंग महापात्र कहा गया है। क्या कहा गया है? पांडुरंग महापात्र कहा गया है। ठीक है, चलिए ये चीजें हैं, ये बातें क्या करिए, याद रखिए। ठीक है, और इन्हीं कारण, देखिए इन्हीं सभी कारण से, चूंकि कृष्णदेव राय ने खुद एक रचना, उनको तेलुगु भाषा से बहुत प्यार था, तेलुगु भाषा का ज्ञान था, और वो साहित्य में बहुत ज़्यादा वो ख्याति प्राप्त उनको थी। वो रचना लिखते थे, अमृतमाल्यम लिखा है, जामवती कल्याणम लिखा है। ठीक है, और इनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहे थे। तो साहित्य की का बोल सकते हैं, इस समय साहित्य का जो है परचम अच्छे से लहराया था। ठीक है, ये पिक पॉइंट पर थे इस समय। अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो साहित्य का परचम जो है उनका पिक पॉइंट देखने को मिला था। और इसी कारण से, इन्हीं साहित्य के इन्हीं उल्लेखों के कारण से इनको क्या कहा जाए, इस समय का जो तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया है। इस समय को क्या कहा गया है? इसी कारण से तेलुगु साहित्य का, कृष्णदेवराय के समय को क्या कहा है भाई? तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया है। क्लासिकल युग कहा गया है। क्यों कहा गया आप जानते हैं? क्योंकि इस समय ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, ऐसी ऐसी रचनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग। ठीक है, क्योंकि कृष्णदेवराय खुद रचना लिखते थे, इनके दरबार में अष्ट दिग्गज थे, इसी कारण से। चलिए, हो गए पूरी बातें। चलिए, तो ये साहित्य की संक्षेप में हमने बातें कर ली, इनके परिचय के संक्षेप में भी बातें कर ली हमने। ठीक है, इनके परिचय देख लिए, साहित्य की बातें कर लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं इनके कार्यों पर जो है नजर डालते हैं। ठीक है, निर्माण या कार्य। निर्माण, ठीक है, या कार्य, क्या क्या भाई साहब ने निर्माण कराए हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो निर्माण के संबंध में अगर बात करें तो हजारा मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था। ठीक है, विजयनगर में हजारा मंदिर का निर्माण कराया था इन्होंने, पहली बातें। दूसरी बातें, दिग्गल स्वामी विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था भाई साहब। साथ ही साथ एक नगर भी बसाया था, नागलपुर नगर बसाया, नागलपुर नगर बसाया। और नागलपुर नगर बसाया इन्होंने, और अपनी माता नागल देवी के नाम पर, अपनी माता नागल देवी के नाम पर इन्होंने क्या किया? एक शहर बसाया जिसको नागलपुर शहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, एक चीज़ और है जिसको आप याद रख सकते हैं, जो पिछले पेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है, पुर्तगाली इनमें से एक जो है डोमिंगो पायस। क्या है भाई साहब? डोमिंगो पायस। दूसरा नाम है बारबोसा। ठीक है, बारबोसा। दोनों जो है इस समय भारत आए थे। ठीक है, कृष्णदेवराय के समय भारत आए थे। कृष्णदेवराय के समय क्या था भाई? भारत आए थे। भारत आए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप क्या करिए, याद रखिए। ठीक है, तो पुर्तगाली का क्या नाम है?
डोमिंगो पायस, ये है डोमिंगो नामक पायस। ठीक है, क्या है भाई? डोमिंगो पायस। तो नाम याद रख लीजिए। चलिए, हो गया, पूरी बातें ख़त्म। तो इनके साहित्य से बातें हो चुकी है, परिचय से बातें हो चुकी है, इनके निर्माण की बातें हो चुकी है। अब इनके युद्ध अभियान देख लेते हैं। ठीक है, इनका क्या है? युद्ध अभियान की बातें करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे युद्ध अभियान। ठीक है, इसके युद्ध या फिर अभियान की बात करेंगे, युद्ध या अभियान। ठीक है, और युद्ध अभियान में किन किन राज्यों को, किन किन लोगों को ये हराया था, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात करें तो उन्होंने 1510 में बिदर शासक बहुत को हराया था। ठीक है, बिदर, ये देखिए बिदर है, आपका गोलकुंडा है, ये सभी किस में आएंगे भाई? ठीक है, अभी बहमनी राज्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, हम बातें करेंगे जब बिदर शासक महमूद शाह को क्या किया था? पराजित किया। पहली बात ये याद रखें। इनके बारे में दूसरी बातें याद रखें, 1512 के समय और 1500 चलिए मैंने क्या कहा? 1510 में ये चीज़ें देखने बिदर को आया था। 1512 में जो रायचूर दोआब थे, रायचूर दोआब, और रायचूर दोआब कहने का मतलब जो कृष्णा नदी है, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, रायचूर दोआब या कृष्णा तुंगभद्रा दोआब को क्या किया था? जीत लिया था। ठीक है, और आप जानते हैं रायचूर दोआब जो आप बहमनी राज्य और जो विजयनगर साम्राज्य है उनके मध्य था, जो कृष्णा नदी तुंगभद्रा नदी के जो दोआब पर विस्तृत था। जिन क्षेत्रों पर, इनके क्षेत्रों पर, ये जो रायचूर दोआब के क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? बहमनी राज्य के अंतर्गत आता है। तो इनको भी ये हासिल कर ली थी, इनको भी जीत लेती। ये पहले कोई भी अन्य शासक इनको नहीं जीत पाए थे। ठीक है, रायचूर दोआब को अन्य शासक जो है जीत नहीं पाए थे, लेकिन ये जो है कृष्णदेवराय पूरी तरह से ये हासिल कर लेते हैं। ठीक है, जीत लिया और विजयनगर में मिला दिया। ठीक है, विजयनगर में मिलाया। इसी समय की बात करें, 1512 में ही इन्होंने क्या है? गुलबर्गा को जीता। किसको जीता? गुलबर्गा को जीता। गुलबर्गा, अब गुलबर्गा जो बहमनी का क्या था भाई? बहमनी की राजधानी थी। आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, याद नहीं होगा तो मैं पढ़ाऊंगा। गुलबर्गा को भी क्या किया? को भी ये जीता था। ठीक है, ये याद रखिए। चौथे नंबर पर बात करें तो 1513 से लेकर 1518 के बीच, ठीक है, 1513 से लेकर 1518 के बीच उड़ीसा शासक को हराया था। उड़ीसा शासकों को क्या किया? पराजित किया। जिनमें आपके नाम आते हैं एक गजपति, उड़ीसा शासक में एक गजपति को हराया था। ठीक है, और दूसरा इनके बीच प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव, क्योंकि इस समय अनेकों बार हराया भाई, अनेक बार क्या किया?
अनेक बार। तो 15 से 18 के बीच अनेक जो है क्या मिलते हैं, शासक देखने को मिला। तो उड़ीसा के अनेक शासकों को ये हराया, जिनमें से एक नाम है गजपति और दूसरा नाम है प्रतापरुद्र। यही प्रतापरुद्र ने अपनी बेटी का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेवराय से कर देते हैं। ठीक है, ये पराजित हो जाते हैं और पराजित होने के बाद संधि कर लेते हैं कृष्णदेवराय से, और कृष्णदेवराय से अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेवराय से, कृष्णदेवराय से कर लेते हैं। गोलकुंडा शासक को हराए। अगर 1520 की बात करें तो गोलकुंडा शासक को हराया, शासक जिसका नाम है कुतुब शाह। कुतुब शाह को क्या किया, हराया भाई। तो ये चीज़ें आप याद रखें। ठीक है, तो युद्ध या अभियान के अंतर्गत देखें तो देखिए क्यों इसलिए प्रतापी शासक कहा जाता है, क्यों इनको जो है शक्तिशाली शासक कहा जाता है, क्यों इनको महान शासक कहा जाता है। ठीक है, कारण यही है क्योंकि इन हर क्षेत्र में ये अगर आप देखें साहित्य के क्षेत्र में भी आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, निर्माण के क्षेत्र में भी ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और साथ ही साथ युद्ध अभियान के क्षेत्र में भी निपुण थे। 1510 में जहाँ बिदर के शासक महमूद शाह को हराया, वहीं पर 1512 और 1512 का महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये समय था रायचूर दोआब का जो क्षेत्र का समय था, ये जो चल रहा था दिक्कतें कि कभी ये 200 वर्षों तक दिक्कतें चल रहा था, उनके बीच का संघर्ष 200 वर्षों के सूखा को खत्म किया है। 200 वर्षों का जो संघर्ष है, 200 वर्षों का संघर्ष या 200 वर्षों का जो सूखा है उसको ख़त्म किया है। क्या करके, रायचूर दोआब क्षेत्र को जीतते, क्योंकि ये 200 वर्षों तक ये चला था। ठीक है, जब ये संगम युग स्टार्ट होते हैं, संगम काल जब हम देखे थे उस समय बुक ऑफ फर्स्ट के समय ही स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, स्टार्ट हो चुका था रायचूर दोआब का क्षेत्र, और 200 वर्षों तक की जो संघर्ष जारी था वो फाइनली जीत जाते हैं कृष्णदेवराय। ठीक है, चलिए तो इतनी सारी बातें हो गई, लगभग इनकी बातें पूरी हो चुकी हैं भाई साहब। ठीक है, कृष्णदेवराय की परिचय, कृष्णदेवराय का साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान था, कृष्णदेवराय के निर्माण के क्षेत्र में क्या योगदान दिए इन्होंने, और युद्ध और अभियान में ठीक है क्या चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं चलिए ठीक है, तो हो गए सारी चीज़ें। हाँ, मैंने कहा जैसा कि आप जानते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम देखे थे, तुलु वंश की बातें कर रहे थे, और तुलु वंश में जो वीर नरसिंह की बातें हो गई और कृष्णदेवराय की बातें हो गई, और जो बाकी रह गए वो लास्ट हम देखेंगे सदाशिवराय। ठीक है, अगर मैं बातें करूँ इनकी बारे में तो कोई जो है जानकारी नहीं है, बस इतनी सी बातें हैं कि कृष्णदेवराय ठीक है ये इनके क्या थे, ये इनके जो चचेरे क्या थे, भाई थे। ठीक है, कृष्णदेवराय क्या थे, सौतेले भाई थे, सौतेले भाई थे। ठीक है, कहा जाता है, समझिएगा, कहा जाता है कि कृष्णदेवराय के 2 पुत्र थे। नाम जो इतिहासकारों ने कहीं भी लिपिबद्ध नहीं किया, कहीं भी देखने को नहीं मिला इनके कृष्णदेवराय के पुत्रों के बारे में, लेकिन कहा जाता है कि कृष्णदेवराय के 2 पुत्र थे और जो कि नाबालिग थे।
और नाबालिग होने का फ़ायदा उठाया सौतेला भाई इनका कौन सा, अच्युत देव राय। और अच्युत देव राय ने क्या किया था, अच्युत देव राय ने, ठीक है, इस शासन की गद्दी संभाली थी, कुछ समय के लिए बस शासन व्यवस्था पर रहे हैं, ठीक है। और ये अत्यंत दुर्बल और बोल सकते हैं कमज़ोर शासक था, जो राज्य को आगे तरफ नहीं बढ़ा सके, ठीक है। तो कृष्णदेवराय ही एक जो है यहाँ पर देख सकते प्रतापी शासक, जैसे कि मैंने बताया। और अंतिम शासक के बारे में बात करेंगे सदाशिव, ठीक है। विनकाता के बारे में भी जानकारी इतिहासकारों ने नहीं दी है। तो जब इतिहासकार ही नहीं दे पा रहे हैं जानकारी, तो मैं कहाँ से दूँ, जाहिर सी बात है भाई। तो लास्ट में हम बातें करेंगे सदाशिव राय के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है सदाशिव राय। जिनका समय 1542 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक ये रहे हैं, और ये इस समय के अंतिम शासक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में क्या लिखना है, एक तो इनके इस समय के अंतिम शासक थे, ये अंतिम शासक थे तुलु वंश का। मैं अगर पूरा लिखूं तो तुलु वंश का क्या था भाई, अंतिम शासक था। ये आप जानते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। इनके मंत्री का नाम है, मंत्री या जिसको सेनापति कहा गया है, सेनापति या मंत्री का नाम है राम राय, ठीक है। समझिएगा, सेनापति मंत्री का क्या नाम है, राम राय। देखिए, राम राय एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे सेनापति है, एक ऐसा मंत्री है जो अपने आप को ये बोलता है कि मैं बाहुबली हूँ, मैं सभी चीज़ को जीत डालूंगा, ठीक है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, ठीक है। तुलु वंश का जो अंतिम शासक है सदाशिव, वो भाई साहब बेचारा चुपचाप बैठे रहता है, अपने मंत्री के इशारों पर ही वो नाचता गाता है, अपने मंत्री के इशारों पर ही वो चलता था, जैसा राम राय बोले वैसे चलता था। तो यहाँ पर देखने को मिलता है, एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो बहमनी राज्य थे, ठीक है, यहाँ पर जो कौन थे, बहमनी राज्य, और बहमनी राज्य में बहमनी साम्राज्य बोल सकते हैं, बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य में एक तो आपके 5 राज्य थे, ठीक है। बहमनी साम्राज्य में कितने थे, 5 राज्य थे, और 5 राज्यों के राज्य जितने भी हैं वो क्या थे, मुस्लिम राज्य थे, जितने भी क्या है, मुस्लिम राज्य थे भाई साहब। जिनमें से एक है आपको देखने को मिलता है अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, थर्ड गोलकुंडा, और फोर्थ जो है वो है आपका बीदर, एक और है 5th जिसको कहा जाता है बरार, ठीक है। चलिए, ये 5 क्या थे इस समय के बहमनी साम्राज्य के राज्य थे, मुस्लिम वर्ग के राज्य थे। राम राय क्या कहते थे, इसी बहमनी साम्राज्य में क्या डाले थे, फूट डाले थे, ठीक है। और फूट डालो शासन करो की नीति, जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजों ने क्या किया था भाई साहब, फूट डाले थे और शासन किए थे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम को लड़वाए थे, ठीक है, फूट डाल के शासन किए थे। वैसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है कि राम राय ने बहमनी साम्राज्य की ये जितने आपको लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, ठीक है, सभी इन्होंने क्या है, फूट डाला, एक दूसरे राज्य
के बीच आरोप लगाया, एक दूसरे के राज्य को भड़काने की कोशिश की है, ठीक है। और अंत में क्या देखने को मिलता है, ठीक है, अंत में क्या देखने को मिलता है, इन सब की संयुक्त सेना, ठीक है, किनकी, इनकी संयुक्त सेना अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर, ठीक है, सबकी संयुक्त सेना, संयुक्त सेना, संयुक्त सेना ने क्या किया था, इस राम राय को पराजित करके हत्या कर दी। राम राय को पराजित कर इनकी क्या कर दी, इनकी हत्या कर दी, हत्या कर दी। याद रखिए जो बरार था वो शामिल नहीं था इस संयुक्त सेना में, ठीक है, बरार राज्य जो है संयुक्त सेना में शामिल नहीं था। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर, ये चारों की जो संयुक्त सेना है वो सभी के सभी क्या किए थे, ये राम राय को क्या कर देते भाई, पराजित कर देते थे, और पराजित करके राम राय की हत्या कर देते थे। और जो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध का जो नाम है, इस युद्ध को हम बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है, तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। किस युद्ध से नाम से जानते हैं भाई, तालीकोटा का युद्ध। इसको तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी के नाम से जानते हैं। किसके, तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको बनीहट्टी, क्या है, बनीहट्टी का युद्ध कहते हैं, ठीक है। इसको तालीकोटा का युद्ध कहते हैं, इसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहते हैं, इसको बनीहट्टी का युद्ध करते हैं। तीनों का तीनों बोल सकते हैं, कोई भी नाम बोल सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। और इस युद्ध में राम राय पराजित हो जाते, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, विजयनगर जो है पराजित हो गया, विजयनगर क्या हो गया भाई, पराजित हो गया, क्या हो जाते हैं, विजयनगर पराजित हो जाते हैं। तो ये थी क्या, राम राय के बारे में बातें। चलिए, राम राय की मृत्यु के बाद, ठीक है, कहा जाता है, देखिए राम राय की मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद जो है नया सेनापति लाया गया, भाई कोई ना तो नया बनेगा, नया सेनापति जो है नियुक्त किया गया। और नया सेनापति जिसका नाम था, क्या था, आरवीडू वंश का संस्थापक, और वो था तिरुमल, क्या है, तिरुमल। और भाई साहब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई साहब बेचारे सांसभा के जो बैठे थे सदाशिव, इसी सदाशिव की क्या कर दी, सदाशिव की हत्या कर दी। किसने, इसी तिरुमल ने सदाशिव की हत्या कर दी। और सदाशिव की हत्या करने के बाद ये आरवीडू वंश की स्थापना कर दी। आरवीडू वंश की स्थापना किसने की, इसी तिरुमल ने, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या बातें हुई हैं वो। तो मैंने कहा सदाशिव राय 1542 से लेकर 1570 तक की शासनकाल में रहे। तुलु वंश का अंतिम शासक कहा गया है। ये भाई साहब एकदम बेचारे टाइप का व्यक्ति था, एकदम शांत स्वभाव का व्यक्ति था, बैठा था, एक मंत्री सेनापति को नियुक्त कर दिया था जिसका नाम था राम राय। राम राय को बोला था तुम जैसा भी चाहो वो करो, बस मेरे राज्य का उद्धार कर दो, ठीक है। तो राम राय की इशारों पर चलते थे, राम राय जैसा बोलते थे सदस्य वैसे बता, लो भाई तू करना है कर ले। राम राय ने, ठीक है, एक कूटनीति चली, एक राजनीतिक खेल खेला। अगर मैं बहमनी राज्य को पराजित कर देता हूँ, बहमनी राज्य में फूट डाल देता हूँ, फूट डालूंगा तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक दूसरे से लड़ेंगे तो पराजित हो जाएंगे, और बाद में ऐसी समय मिलेगा कि हम विजयनगर साम्राज्य बहमनी को पूरी तरह से हम लपेटे में ले लेंगे, पूरी तरह से उसको हरा देंगे। तो इसी कारण से बहमनी राज्य में जो 5 जो राज्य आते हैं, बहमनी समाज में जो 5 राज्य आते हैं, जो एक प्रकार के मुस्लिम राज्य थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर और बरार। बरार को, ठीक है, तो सभी को उन्होंने क्या झांसे में लिया, सभी को झांसे में लेकर फूट डालने की कोशिश की, एक दूसरे की बुराई करने की कोशिश की, ठीक है। अगर आप बहमन से बोलते थे एक बार जाके कि भाई साहब राम बोलते थे अगर बीजापुर को हरा दो तो हम आपको, ठीक है,
हम आपको कुछ चीज़ें देंगे, हम आपको सेना दान कर देंगे, हम आपको सैनिक सहायता देंगे आपको पराजित करने, इस प्रकार से बहुत सारे लालच दिए थे। लेकिन जब में बाद में पता चला कि ये भाई साहब ना फूट डालना चाहते हैं, इसी कारण से ये मोर्चा खोला और संयुक्त सेना लेकर भिड़ गए किससे, रामराय से। और संयुक्त सेना में कौन कौन से, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर का संयुक्त, याद रखिए मैंने कहा बरार का संयुक्त सेना इसमें शामिल नहीं था। तो ये संयुक्त सेना लेकर चले गए और रामराय को वहीं पर पराजित करके हत्या कर दे, विजयनगर यहाँ पर पराजित हो जाते हैं। और ये जो पूरा युद्ध है, इस युद्ध को एक नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, याद रखिए ये जो युद्ध है तालीकोटा का युद्ध, ये 1565 में हुआ था भाई साहब। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये तालीकोटा का युद्ध कई बार आया था, किनके बीच हुआ था। ठीक है, तो ये या तो ध्यान रखें, तालीकोटा राक्षसी तंडी का युद्ध, बन्नी हड्डी का युद्ध, क्या है, यह है बन्नी हट्टी, क्या है, बन्नी हट्टी का युद्ध, तालीकोटा के राक्षसी तंडी का युद्ध, जो कि 1565 में हुआ था इनके में। ठीक है, और इस प्रकार से रामराय की पराजय हो जाती है, इस प्रकार से रामराय की मृत्यु हो जाती है। और मैंने कहा रामराय की मृत्यु के उपरांत नया सेनापति नियुक्त किया गया था सदाशिव राय के द्वारा, और नया सेनापति जो कि तिरुमल था, और तिरुमल ने ही सदाशिव की हत्या कर दी और नए राज्य की स्थापना, नए वंश की स्थापना कर दी, जिसका नाम है आरवीडू वंश। ठीक है, क्या है, आरवीडू वंश। और आरवीडू वंश जो आप जानते हैं, बस इसके बारे में इतना ही याद रखिए, इनके संस्थापक तिरुमल थे और इनका अंतिम शासक रंग तृतीय थे, बस इतना ही याद रखिए इनके बारे में। इतिहासकार ने कहीं भी कुछ भी नहीं बताया इनके बारे में। ठीक है, तो बार बार वही बोलना, जब इतिहासकार नहीं बोल सकते तो हम लोग क्या बोले भाई। ठीक है, तो ये पूरी तरह से आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है आपका क्या, विजयनगर साम्राज्य। चलिए 2 मिनट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद प्रशासन व्यवस्था पर चलते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य का या साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था। चलिए विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले एक आपको देखने को हायरार्की अगर देखिए तो साम्राज्य देखने को मिलता है। ठीक है, साम्राज्य जहाँ पर केंद्र था। ठीक है, क्या है, केंद्र पर बैठा है और केंद्र पर कौन बैठेगा, राजा बैठेगा। ठीक है, केंद्र पर कौन बैठेगा, राजा बैठेगा। केंद्र के नीचे या साम्राज्य के नीचे क्या है, साम्राज्य को कई प्रांतों में डिवाइड किया था। किसको, साम्राज्य को कई प्रांतों में डिवाइड किया था। राज्य, जिसको राज्य या फिर मंडलम कहा गया है। क्या कहा गया है, मंडलम। कहने का मतलब एक प्रकार का ये क्या थे,
प्रांत थी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो बैठेगा साम्राज्य में कौन बैठेगा? राजा बैठेगा, शासक बैठेगा, राजा या शासक बैठेगा। वहीं पर प्रांत में युवराज होगा और युवराज खासकर क्या होंगे? ये राजा का पुत्र होता था, राजा का पुत्र। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है? ये मुख्यतः क्या होता है? मुख्यतः राजा का पुत्र होता था। राजा का क्या होता था भाई? पुत्र होता था। राज्य के बाद अगर बात करें या मंडलम के बात करें तो ये जिला आते थे। ठीक है, और जिला को क्या कहा जाता है? कोट्टम या वलनाडु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिला जिसको कोट्टम, ये सभी भाषा तेलुगु भाषा में है, इसीलिए सभी ऐसी नाम है, कोट्टम या वलनाडु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वलनाडु के नाम से जानते हैं। वहीं पर जिला भी डिवाइडेड है परगना में, परगना, और परगना को नाडु के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नाडु के नाम से जानते हैं। परगना फिर से डिवाइड था क्या? मेलाग्राम। क्या बोलते हैं? मेलाग्राम। मेलाग्राम जिसे 50 ग्रामों का समूह कहलाता है, 50 गाँवों का समूह। गांव का क्या है? 50 गांव का समूह को हम क्या कहते हैं? मेलाग्राम कहते हैं। वहीं पर अंतिम में सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। ठीक है, ग्राम प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। अब सबसे क्या है? छोटी इकाई है। प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन है भाई? ग्राम। चलिए, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है? याद रखें, साम्राज्य। ठीक है, साम्राज्य या जिसको केंद्र में जो बैठेगा वो क्या होगा? राजा शासक होगा। राज्य में आपको देखने को मिलेगा राज्य या मंडल या जिसको प्रांत कहा जाता है, युवराज देखने को, जो मुख्यतः राजा का पुत्र होते थे। ठीक है, राज्य को जिले में डिवाइड किया, जिला को कोट्टम या वलनाडु कहा गया है, और जिलों को फिर से परगना में डिवाइड किया, परगना को नाडु के नाम से जानते हैं। मेलाग्राम जो 50 ग्रामों का समूह, ग्रुप ऑफ 50 विलेजेस। ठीक है, 50 ग्रामों का समूह क्या कहलाता है? ये मेलाग्राम। और ग्राम सबसे छोटी इकाई यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए, अगर हम केंद्र की बात की जाए, अगर मैं केंद्र या साम्राज्य की बात करें, ठीक है, केंद्र या साम्राज्य की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? सेम वही बातें जो पिछले कई क्लासों में हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, सेम वही बातें जो पिछले क्लासों में देखते आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, केंद्र राज्य का सबसे जो प्रमुख होगा वो राजा होगा या सम्राट होगा। और राजा या सम्राट जो है यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? सर्वोच्च होते हैं। केंद्र का, साम्राज्य का सर्वोच्च कौन होता है भाई? साम्राज्य का सर्वोच्च कौन होता है? यही राजा होते हैं। ये सर्वोच्च न्यायाधीश कहलाते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखें, सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं, ये आप जानते हैं। साथ ही साथ अगर राजा है तो राजा के मंत्री परिषद जरूर होंगे। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। राजा है तो राजा के क्या होंगे? मंत्री परिषद जरूर होंगे। और मंत्री परिषद कहने का मतलब है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पर इनकी क्या वैल्यू है? कि राजा के कार्यों में हेल्प करता है। राजा के कार्यों में क्या करेगा? हेल्प करता है। राजा को सलाह देता है। क्या कहता है? राजा को उनके कार्यों पर हेल्प करता है, राजा को सलाह देता है। राजा को क्या करता है? सलाह देता है। तो ये क्या है? मंत्री परिषद के क्या है भाई साहब? नाम है, इनकी नाम है। मंत्री परिषद के जो प्रमुख जो अधिकारी होते हैं, याद रखिए, देखिए मंत्री परिषद है तो अलग अलग विभाग के अधिकारी होंगे, जाहिर सी बात है। कोई जैसे बोलते हैं कोई खाद्य विभाग हो, कोई कृषि विभाग ले लिया, ठीक है, कोई जो है सिंचाई विभाग ले लिया। तो इस प्रकार से अलग अलग जो विभाग है, उनके जो विभाग के प्रमुख जो अधिकारी हैं उसको किस नाम से जानते हैं? उसको प्रधानी के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं भाई? प्रधानी।
या महाप्रधानी कहा जाता है, या महाप्रधानी के नाम से जानते हैं। थोड़ी स्पेस इधर कर लेता हूँ, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, प्रधानी, या इसको महाप्रधानी कहते हैं। क्लियर है बातें। और इस मंत्री परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। उनको सभा नायक कहा जाता है, सभा नायक। और ये मंत्री परिषद के अध्यक्ष कहते हैं। याद रखिए, मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उसको सभा नायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो प्रमुख अधिकारी है उसको प्रधानी या महाप्रधानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप क्या रखिए, याद रखिए। केंद्र में एक और है जो न्यायाधीश करता है, न्यायाधीश को यहाँ पर जो इसको दंड नायक के नाम से जाना जाता है। किसको, न्यायाधीश को। न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता है भाई, दंड नायक के नाम से क्या कहते हैं, जाना जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप क्या करिए, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ें। देखिए एक चीज़ें हैं, एक है आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था क्या है भाई, देखिए ग्राम, हमने क्या कहा, हम बात कर रहे थे ग्राम की, ठीक है। ग्राम क्या है, ये व्यवस्था का, इस जो व्यवस्था है, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। जाहिर सी बात है, प्रशासनिक व्यवस्था की, प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है ये ग्राम होती है। सबसे छोटी इकाई यही कहलाती है भाई साहब, ठीक है। पहली बात है। दूसरी बात है, इसी गांवों का, इसी ग्रामों का एक संचालन होगा। देखिए ग्राम का, जैसे अभी के स्थान में गांव का संचालन अगर कोई करता है, ठीक है, तो गांव के संचालन है, गांव का संचालन के लिए पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, ठीक है, सरपंच पंच होते हैं, सचिव होते हैं, ठीक है, ग्राम सभा होती है। ग्राम के संचालन के लिए यही तो अभी की स्थिति अगर देखें, ठीक है, अभी की स्थिति देखें तो सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, सचिव होते हैं, ग्राम सभा होती है, ठीक है, जनता होती है, ठीक है। तो ये क्या है, गांव का संचालन यही सब करते हैं, पंच सरपंच सचिव। तो यहीं पर जो संचालन होते हैं, गांव का संचालन कहा जाता है कि 12 अधिकारियों के नियुक्त सेना, ठीक है, 12 अधिकारियों की संयुक्त सेना होती थी। क्या है, संयुक्त क्या होती थी, 12 अधिकारी की सामूहिक जो है जो ग्रुप होता है, संयुक्त दल होते हैं। संयुक्त दल को क्या कहते हैं, ठीक है, संयुक्त दल द्वारा संचालन होता है। द्वारा क्या होता है, संचालन होता है, संचालन होता है, ठीक है। तो गांव का संचालन क्या होता है भाई साहब, 12 अधिकारियों के संयुक्त दल के कारण होता है। तो जितना भी ये व्यवस्था है, ठीक है, ये जो व्यवस्था है, जैसे कि अगर हम बात करें पंच है, ठीक है, सरपंच है, तो ये पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत हमने देखे थे, ठीक है, पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत। वहीं पर आलंगर व्यवस्था 12 अधिकारी को संयुक्त सेना संचालन करती है, और ये जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को हमने क्या नाम दिया है, आलंगर व्यवस्था। चलिए देखिए एक चीज और बात आती है कि जो 12 अधिकारी हैं, इनका जो है नियुक्ति की बात आती है। इनकी जो नियुक्ति है, ठीक है, इनके नियुक्ति जो है राज्य करेगा, ठीक है। राज्य करेगा मतलब राज्य कौन होगा, राज्य करेगा मतलब कौन होगा, ठीक है, प्रांत हो गया, इसका मतलब युवराज करेगा, युवराज को दे दिया जाएगा, ठीक है। किसको दिया जाएगा, युवराज को दे दिया जाएगा। ये राज्य करेगा मतलब युवराज करेगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्य करेगा, युवराज करेगा, ठीक है। और इनमें
इनमें वेतन अगर बात करें, इन 12 अधिकारियों को या अलंगर व्यवस्था के जो अधिकारी हैं, ठीक है, इनके वेतन की बात करें तो वेतन के बदले क्या की जाती है, भूमि दान में दे दी जाती है। ठीक है, वेतन के बदले भूमि दान में दी जाती है, दान में क्या की जाती है, दी जाती है। ये भी याद रखिए पहली बातें। दूसरी बातें, ये जो व्यवस्था है, आलंगर जो व्यवस्था है, ये वंशानुगत होते हैं। आलंगर व्यवस्था क्या होते हैं भाई, आयंगर व्यवस्था वंशानुगत होते हैं, वंशानुगत। ठीक है, तो कहने का मतलब राजा के बेटा राजा बनेगा, इसका मतलब है जो आयंगर जो व्यवस्था में 12 अधिकारी है, उनके जो पुत्र हैं वो वही बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ अपने पद को ये बेच भी सकते थे। ठीक है, अपने पद को क्या कर सकते हैं भाई, बेच सकते थे। अगर उनको ये, ठीक है, उनको ये चाहिए कि भाई साहब इस पद को मैं नहीं रखूंगा, तो किसी को पैसे देकर ये बेच भी सकते हैं अपने पद को। ठीक है, तो 12 अधिकारियों के जो संयुक्त दल जो होती है, उनकी नियुक्ति राज्य करेगा और इनका वेतन तो दिया नहीं जाएगा, वेतन के बदले भूमि दान में दी जाएगी। वहाँ पर आप खेती बाड़ी करके अपना जो आजीवनता क्या करेंगे, चलाएंगे। आयंगर व्यवस्था जो है वंशानुगत होती है। वंशानुगत कहने के बाद पीढ़ी दर, ठीक है, उनका पिताश्री बनेगा, फिर उनके जो बेटे, फिर उनके जो है पोते, इस प्रकार से बनते जाएंगे। ठीक है, और ये जो है पद बेची जा सकती है, ये चीज़ें होती हैं आयंगर व्यवस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आगे की बात करते हैं भू राजस्व। ठीक है, भू राजस्व। अब भू राजस्व कहने का मतलब है यहाँ पर चीज़ें क्या देखने को मिलेगी। ठीक है, भू राजस्व, कर, टैक्स। ठीक है, भू राजस्व का यहाँ पर आय का जो स्रोत है, आय का स्रोत क्या है, कर है। कर या क्या है, टैक्स है। और कर या टैक्स की बात की जाए तो ये कितनी पे करना पड़ता है, 1/6। ठीक है, फसल के उपज का क्या है, फसल के उपज का क्या है, 1/6 आपको क्या करना है, पे करना पड़ता। ठीक है, कुछ ब्राह्मणों के लिए भी कर लगाए गए थे, ब्राह्मण की में जो मंदिरों के लिए मंदिर के लिए क्या है, कर, ब्राह्मण और मंदिर के लिए भी क्या कर लगाए थे। तो ब्राह्मणों के लिए 1/20 और मंदिरों के लिए 1/30 जो है क्या लगाए थे, कर लगाए थे। ठीक है, यहाँ से इनको क्या है, मिलती है, प्राप्त मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये कर के बारे में हम बात कर लिए। नेक्स्ट बातें करेंगे सिंचाई के साधन। सिंचाई, तो सिंचाई भाई हमने कहा था नहर वार खुदवाए थे। ठीक है, क्या कहा था, नहर और बांधों का सिंचाई हेतु क्या किया गया था, नहर एवं बांधों का क्या किया गया था भाई, निर्माण देखने को मिलता है, नहर एवं बांधों का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए, राज्य द्वारा, ठीक है, कर मुक्त जमीन भी दी जाती थी। कर मुक्त क्या दी जाती है, जमीन दी जाती थी। ठीक है, अगर सिंचाई ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अगर उसके लिए कर, वहाँ पर हम कर नहीं लेंगे, कर मुक्त जमीन ली जाती है। देखिए, यह सिंचाई के लिए खुद राजा अपनी पैसों को निवेश करता था। अगर जहाँ पर सिंचाई नहीं है, नहर नहीं खोदो तो नहर खोदो भाई, नहर नहीं खुदा तो वहाँ पर किसी भी तरह से पानी ले जाओ, नहीं मिला, सिंचाई नहीं हुआ तो उसको ज़मीन को कर मुक्त कर देते हैं, तुम कर से मुक्त हो गए हैं। ठीक है, तो अपनी निवेश पर ही क्या किया जाता है, जो है ज़्यादातर राजा तो हैं, ठीक है, क्या की जाती है,
ये सिंचाई के लिए पानी व्यवस्था की जाती है। चलिए, ठीक है। चलिए, देखिए, अब अगर कुछ सिंचाई हो रहा है तो जाहिर सी बात फसलें होगी। भाई सिंचाई हो रहा है, कृषि हो रहा है, सिंचाई होगा तो क्या होगा, फसलें होगी। और फसलें होगी तो अगर अधिक मात्रा में होगी तो, या फिर फसल हम, अगर जो फसलें नहीं होगी तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। और जो फसल ज़्यादा होगी, जिसकी मांग ज़्यादा है, ठीक है, जो उपयोग के बाहर है, उसको हम क्या कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, निर्यात कर सकते हैं। तो कुछ आयात भी हमने किए हैं। ठीक है, जैसे फसल के साथ साथ जो है घोड़ा हाथी मंगाए हैं, रेशमी कपड़ा, मलमल कपड़ा, ये सभी क्या है, आयात के रूप में देखने को मिलती है। वही निर्यात के रूप में बात की जाए तो सफ़ेद चावल, गन्ना, लोहा, हीरा, सफ़ेद चावल, गन्ना, लोहा, हीरा, ये सभी क्या करते थे, निर्यात करते थे। चलिए, ठीक है, ये बातें हो गई। तो ज़्यादा कुछ अब बाकी रहा नहीं है इनके अंतर्गत, ये सिंचाई हो गया। अब बात करते हैं कुछ इनकी मुद्रा पर। ठीक है, कुछ हम बात करेंगे भाई साहब इनकी किस पर, मुद्रा पर। चलिए, मुद्रा या सिक्का। ठीक है, जब आयात निर्यात होगा तो मुद्रा सिक्के की बातें होंगी। बिना पैसे कौड़ी की कब कैसे लेन देन करेंगे। ठीक है, जब आप दुकान खोलते हैं, जब व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो जाहिर सी बात है बिना पैसे के लेन देन कैसे होगी भाई साहब। ठीक है, तो वहीं पर सिक्के की बात की जाती है। तो यहाँ पर जो देखने को मिलता है, स्वर्ण मुद्रा देखने को मिलता है, स्वर्ण मुद्रा देखने को मिलता है। और स्वर्ण मुद्रा को वराह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वराह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कुछ यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, स्वर्ण मुद्रा के साथ साथ चांदी के भी मुद्रे मिलते हैं। क्या मिलते हैं, चांदी का मुद्रा, चांदी मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, चांदी मुद्रा। चांदी मुद्रा को तार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, इस स्वर्ण मुद्रा की जो है लगभग जो है जो बनाई जाती है। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा जो बनाई जाती है, इस स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है लगभग 52 ग्रेन का बना होता है। ठीक है, कितने 52 ग्रेन का, लगभग इनका जो है वेट होता है 52 ग्रेन के आसपास होता है। 52 ग्रेन कहने का मतलब है 65 मिलीग्राम। ठीक है, 65 मिलीग्राम। ठीक है, 1 ग्रेन इज इक्वल टू क्या है, 1 ग्रेन इक्वल टू कितनी होती है, 65 मिलीग्राम के आसपास होती है। तो आप जो है काउंट कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वैसे लगभग ये 52 ग्रेन के आसपास रहते हैं स्वर्ण मुद्रा। और इसको जो विदेशी यात्री आए थे, विदेशी यात्रियों द्वारा, इसी विदेशी यात्रियों द्वारा पेगोडा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पगोड़ा के नाम से, पगोड़ा कहते थे। विदेशी यात्री इसी स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से पुकारते थे, पगोड़ा के नाम से पुकारते थे। इस स्वर्ण मुद्रा या इस मुद्राओं पर, इन मुद्राओं पर क्या किया गया है, चित्र अंकित है। ये जो मुद्रा है, मुद्रा में आपको ये चित्र अंकित देखने को मिलता है। ठीक है, और किसके किसके चित्र होते थे, वो अलग अलग शासनकाल के समय अलग अलग देखें। हनुमान का चित्र मिलता था आपको, हनुमान, गरुड़ का चित्र, गरुड़, हनुमान गरुड़ का चित्र देखने को मिला है। ये हरिहर प्रथम के समय देखने को मिला था, हरिहर फर्स्ट के समय ऐसी चीज़ें देखने को मिली है। ठीक है, तुलु वंश में आपको देखने को मिला है यहाँ पर कुछ भगवान की चित्र, जैसे
उमा महेश्वर की चित्र, वेंकटेश की चित्र, बालकृष्ण की चित्र, ठीक है। और ये तुलु वंश के समय देखने तो तुलु वंश के समय ये चित्र देखने को मिला था, ठीक है। चलिए वहीं पर जो है कुछ चित्र इसमें वैष्णव धर्म की चित्र भी मिले हैं, ठीक है। वैष्णव धर्म के चित्र, वैष्णव धर्म के जो है भगवानों की चित्र ये विडु वंश में देखने को मिला है, विडु वंश में। तो इस प्रकार से इन मुद्राओं पर, इनकी जो मुद्राएं हैं, इनकी मुद्राओं पर हनुमान के चित्र, गरुड़ के चित्र, उमा महेश्वर के चित्र, वेंकटेश के, बालकृष्ण, वैष्णव धर्म से रिलेटेड ये सारी चित्र आपको देखने को मिलते हैं मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। चलिए तो ये इस प्रकार से आपको देखने को मिला है। और बाकी कुछ तो है ही नहीं। इसके बाद जो है कुछ सामाजिक जीवन है, लेकिन उतना खास नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसे बता देता हूँ। सामाजिक जीवन की बातें करें तो समाज में जो है वर्ण व्यवस्था तो जो है न के बराबर थी, ठीक है। यहाँ पर जो ब्राह्मण वर्ग थे, ठीक है, क्षत्रिय वर्ग का नहीं था, क्षत्रिय वर्ग यहाँ पर देखने को नहीं मिला था, ठीक है। ब्राह्मण वर्ग थे, साथ ही साथ इसमें सेठिया चेट्टिया वर्ग भी शामिल हुए थे, ठीक है। जिनको क्या कहा जाता है, व्यापार संबंधित कार्य इनके द्वारा की जाती है, ठीक है। कृषि या व्यापार संबंधित कार्य की जाती है। ब्राह्मण वर्ग का स्थान सर्वोच्च यहाँ भी था, जैसे और समय आपको देखने को मिलता है। तो सामाजिक जीवन में ब्राह्मण वर्ग का समाज यहाँ पर उच्च थे, उनको उच्च माना जाता है। साथ ही साथ उनको अच्छे पदों में भी क्या किया जाता है, लिया जाता था ब्राह्मण वर्ग को, ठीक है। यहाँ पर अगर स्त्रियों की दशा की बात की जाए, इस समाज में स्त्रियों की दशा बात की जाए तो स्त्रियों की दशा जो है अच्छी थी, ठीक है। यहाँ पर आपको, ठीक है, सभी कार्य स्त्री द्वारा की जाती, पढ़ना लिखाना, ठीक है, ज्योतिष विद्या सिखाना, न्याय करना, अंगरक्षक बनना, नृत्य करना, सभी चीज़ें, ठीक है, सभी चीज़ें ये करते थे। सभी उनको क्या किया था, देखने को मिला था। पर्दा प्रथा नहीं था, दास प्रथा थी, ठीक है। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, दास प्रथा देखने को मिला था, ठीक है। स्त्री के सती होने का प्रमाण देखने को मिला था। यहाँ पर स्त्री के सती होने का प्रमाण देखने को, और स्त्री के सती होने के बाद उसको पस्तर का स्मारक बनाया जाता है। पस्तर का स्मारक करने का मतलब जहाँ सती हुई वहाँ पर, जैसे हम अभी देखे छत्तीसगढ़ में सती चौरा नाम सुने होंगे, ठीक है, सुने हो कि नहीं भाई? रतनपुर में सुने कि नहीं, सती चौरा का निर्माण हुआ था। तो सती चौरा बनाए गए थे उसके जो है याद में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी पत्थर के क्या मिलते हैं, उनके जो है स्मारक मिलते हैं, वो सती होने के प्रमाण बताते हैं, ठीक है। तो सती व्यवस्था थी समाज में, पर्दा प्रथा नहीं था, दास प्रथा जो है थी, ठीक है। दासी रखे जाते थे, अपने निजी कार्य के भी रह गए। बाल विवाह का प्रचलन था, ठीक है। याद रखिए, बाल विवाह का एक कृत्यों में अगर शामिल दिखा जाए तो स्त्रियों में या बालिकाओं में, कहने का मतलब स्त्रियों की दशा की बात की जाए तो बाल व्यवस्था थी। और बाल व्यवस्था जो थी, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दहेज को क्या करने को मिला, दहेज भी देखने को मिला था। बाल विवाह के साथ साथ दहेज प्रथा भी देखने को मिला। लेकिन कहीं कहीं जो स्थान पर बाल विवाह तो थी, लेकिन दहेज प्रथा को पूरी तरह से बैन कर दिया था, ठीक है। तो एक तरह से दोनों मौजूद थी, अगर बोल सकते हैं तो बराबर रूप से। चलिए, लेकिन जो विवाह का जो टैक्स हमने देखे थे, विवाह का जो टैक्स, ठीक है, तो जो टैक्स लगाया जाता है, विधवा विवाह भी होते थे, विधवा विवाह का जो टैक्स लगाया जाता था उसको कृष्ण देव राय ने ख़त्म कर दिया था। तो ये सारी बातें हैं, ज़्यादा कुछ थी नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर इस प्रकार से आपका जो है ये जो सिलसिला था,
3 दिनों से 3 क्लास का जो सिलसिला आगे बढ़ा था, 3 दिनों से क्लास चल रहा था सिलसिला इस विजयनगर एम्पायर का, विजयनगर साम्राज्य का पार्ट 3 में पूरी तरह से समाप्त होता है। ठीक है, चलिए तो आगे की हम क्लास हम देखेंगे। ठीक है, आगे की क्लास हम देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में वो क्या देखेंगे भाई, सूफी और भक्ति आंदोलन, भक्ति और सूफी आंदोलन। ठीक है, तो ये हो गया विजयनगर साम्राज्य, फिर भक्ति सूफी देखेंगे, और भक्ति सूफी के बाद हम चलेंगे कहाँ पर भाई, मुगल काल, और मुगल काल होगा तब हम मराठा काल देखेंगे, और ये मराठा काल के अंतिम हो जाएगा, उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।